हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का स्टडी गैप मोर देन 5 इयर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन और एक रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें उन्होंने प्रीवियस स्टडी करी है। वो क्या एलिजिबल हैं स्टडी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कनाडा में? अगर एलिजिबल हैं तो कौन कौन से प्रोग्राम्स उनके लिए अवेलेबल है और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन से उनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइस, हर एक जो यंगस्टर है, चाहे इंडिया का ले लो या किसी भी और कंट्री से यंगस्टर्स हैं, हर एक का एक ड्रीम होता है आजकल कि वो कनाडा में जाए, कनाडा स्टडी करे, कनाडा में रहे, वर्क करे और परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की उसको मिले। ऐसे में स्टूडेंट्स बैचलर्स के बाद सबसे पहले उनके पास ये होता है कि वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं जिनके पास स्टडी गैप होता है या वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 3 इयर्स है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर डिग्री की है, चाहे वो उन्होंने बीटेक की है या कोई बैचलर बीएससी की है या बीकॉम की है, तो क्या वो एलिजिबल है, क्या उनको रियली में पीआर आएगा? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब भी कोई बैचलर स्टूडेंट पीआर के लिए अप्लाई करता है, चाहे उसने 8777 लिया हो, तो उसका सीआरएस स्कोर जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर है एक्सप्रेस एंट्री का, वो कहीं ना कहीं 454, जनरली मैं बात करूं तो 444 या मैक्सिमम 430 तक जाता है। 450 तक मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स का जाता है जिनके वहाँ पर कोई रिलेटिव है, अपना क्लोज रिलेटिव है, जो उनको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जनरली जो आजकल जो कट ऑफ जा रहा है सीआरएस का, वो जा रहा है 470 472। तो जिन स्टूडेंट्स का 430 450 तक सीआरएस पहुंचा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि आपको वहां से जो सीओपीआर है, जो आपको इन्विटेशन है, वो वहां से आएगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो फाइल है वो पूल में पड़ी रहेंगी कई साल तक और लास्ट में आप हैंड्सअप कर दोगे कि नहीं, मैंने अप्लाई तो करा है, एक सेटिस्फेक्शन लेके कि मैंने अप्लाई करा था, मेरा नहीं हुआ है। ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो है वो पीएनपी में अप्लाई करते हैं, पर पीएनपी में भी एक प्रॉब्लम ये है कि पीएनपी का कोई पता नहीं है कि कब ओपन होगा, और जब पीएनपी ओपन हुआ भी तो क्या वो आपकी कैटेगरी उसमें है, लिस्टेड है कि नहीं है। और ऐसे में आप 2-3-4 साल अपने वेस्ट कर देते हैं और तब तक आपकी एज के पॉइंट जो है जो कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे 30 के बाद एवरी ईयर आपके 5 पॉइंट्स कम होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स अगर जिनका 5 इयर्स से ज़्यादा गैप है, 7 इयर्स है, 8 ईयर है, 10 ईयर तक है, दे आर ऑल्सो इक्वली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, ऑल डॉक्यूमेंटेशन है आपके वर्क रिलेटेड, और आपका प्रीवियस जो स्टडी की है, बैचलर डिग्री या किसी ने मास्टर डिग्री एमएससी एमए की है, अगर उसमें परसेंटेज अच्छा है, फर्स्ट डिवीजन है, 55% से ऊपर है, तो यू कैन अप्लाई इन ए यूनिवर्सिटी इन कनाडा। सो गाइस, अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स या मास्टर डिग्रीज अवेलेबल हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर किसी ने बीएससी की है, एमएससी की है, या बीकॉम करी है, या बीए करी है, या बीबीए की है, तो वो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज में जा सकते हैं। जनरली जैसे कोर्सेज होते हैं एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जा सकता है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में अप्लाई कर सकता है, या कई प्रोग्राम और हैं, मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप में जा सकता है, क्योंकि रेलेवेंसी लीडरशिप में ऐसी बनती है कि किसी स्टूडेंट का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स है और प्रोग्रेशन के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि मैं अभी एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल है मेरा और मेरे को हायर पोजीशन के लिए मेरे को मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप का प्रोग्राम करना है। अगर किसी ने बीटेक की है तो बीटेक के मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में किसी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में जा सकता है, जैसे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे हर एक तरह की मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में भी अवेलेबल है। या मास्टर ऑफ किसी ने आईटी फील्ड का है तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई कर सकता है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डेटा मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकता है वो।
अगर किसी कैंडिडेट का, मैं स्टूडेंट नहीं कहूँगा क्योंकि यू आर मोर देन 25 ईयर्स, और आप एक कैंडिडेट बन जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो अगर किसी कैंडिडेट का वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग से रिलेटेड है, सपोज किसी स्टूडेंट ने बीएड की है या एमए या एमएससी की है, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, टीचिंग का, तो आप उसमें मास्टर ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप में अप्लाई कर सकता है, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन उसमें प्रोजेक्ट लीडरशिप में अप्लाई कर सकता है, या एमईएड मास्टर ऑफ एजुकेशन के बहुत प्रोग्राम हैं उनमें वो एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। बट आपके पास एक रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन जिन स्टूडेंट्स की बैचलर डिग्री या वर्क एक्सपीरियंस जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में है, तो वो जैसे किसी ने बीएससी नर्सिंग करी है तो मास्टर एमएससी नर्सिंग में वो अप्लाई कर सकता है, या किसी ने जैसे बीडीएस की है या बीएमएस या एमबीबीएस की है, तो दे कैन आल्सो अप्लाई इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। हेल्थ केयर फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं फील्ड्स हैं, जैसे हेल्थ केयर साइंस है, एपिडेमियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। अगर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में वो अप्लाई कर सकता है, इसने बीएससी बायोटेक में बीएससी की होगा। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिजीना है, थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है, अल्गोमा यूनिवर्सिटी है, ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कैचुअन हो गया, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, देन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, न्यू टेक NYIT जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी। ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका स्टडी गैप ज़्यादा है और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, उनको एज ए स्टूडेंट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट होगा कि मैंने 3 इयर्स की बैचलर डिग्री इंडिया में की है, तो क्या मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि जनरली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो है 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारे यहाँ बीटेक होती है जनरली, तो वैसे ही बीटेक के बाद वो एलिजिबल होता है मास्टर डिग्री को करने के लिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 3 इयर्स की बैचलर डिग्रीज भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, और अगर आपने बैचलर के बाद मास्टर डिग्री करी है फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज किसी ने यहाँ पे बीकॉम के बाद एमकॉम की है और एमकॉम के बाद वो एलिजिबल अप्लाई करना चाहता है, तो ही इज़ एलिजिबल, बिकॉज बीकॉम और एमकॉम जो है वहाँ पर 4 इयर्स की डिग्री ही कंसीडर की जाती है, तो ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल। बट जनरली अगर 3 इयर्स की बैचलर डिग्री आपने की है, तो 3 इयर्स के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर MBA या ऐसे प्रोग्राम्स के लिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कनाडा स्टडी वीज़ा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा हमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वह डॉक्यूमेंट जो हम चाहिए होता है, पासपोर्ट, सबको पासपोर्ट चाहिए, हमें 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बैचलर डिग्री चाहिए आपकी, बैचलर डिग्री के बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपने अगर बैचलर डिग्री की है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टैम्प्ड होके आती है प्रॉपर, वो चाहिए। या मास्टर डिग्री की है तो बैचलर और मास्टर की दोनों की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है इसमें, राइट। देन हमें आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, जितना भी आपने जब आपकी प्रीवियस एजुकेशन थी वहाँ से लेके अभी तक आपने क्या करा जब आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे आपके वर्क एक्सपीरियंसेस, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंसेस चाहिए। उसमें वर्क एक्सपीरियंस, आपका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए होती है अगर अकाउंट में सैलरी आ रही है तो वेल एंड गुड, वो भी हम एक जस्टिफिकेशन लगा सकते हैं। अगर ITRs किसी के पास है तो वो भी हम अटैच कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड की। अब हमें 2 रेफरेंस लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर चाहिए होते हैं, जो आपको एक रेफरेंस देते हैं आपका कि ये कैंडिडेट जो है मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ हायर स्टडी के लिए। वो 2 रेफरेंस लेटर आपके जो सीनियर होते हैं उनसे हमें चाहिए होते हैं, और उसमें पर्टिकुलर आपका जो ईमेल आईडी, आपके जो रेफरी है उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी होना मैंडेटरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है उनको मेल आती है और मेल जो है ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ही आती है, कोई जीमेल और किसी और ईमेल पे वो मेल यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजती हैं। देन उसके बाद कुछ
जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट जनरली 6.5 नॉट लेस देन 6 होती है यूनिवर्सिटीज़ की, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो 7 ओवरऑल नॉट लेस देन 6.5 हो सकती है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये इंश्योर करना कि आपका जो बैंड स्कोर है वो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा है कि वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं, जैसे थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी है, उनका एक प्री इंटरव्यू होता है बिफोर अप्लाइंग। तो जैसे और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ आपका इंटरव्यू भी हो सकता है कि वाई यू वांट टू टेक एडमिशन दिस प्रोग्राम एट दिस टाइम, राइट। तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कई कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जीमेट की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज में जीमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो जब भी आप अप्लाई करें तो आप इंश्योर करें कि क्या इस प्रोग्राम में जीमेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसके बाद आपका परसेंटेज, मैंने पहले भी बात वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि परसेंटेज आपका अगर 55 से ऊपर है तो सॉरी दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपका 50 से ऊपर भी सेकंड डिवीज़न है तब भी चलेगा, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट डिवीज़न होती है, क्योंकि वहाँ पर जीपीए सिस्टम चलता है और वो 60% से ऊपर ही उनका जीपीए जो है इक्विवेलेंट होता है हमारे फर्स्ट डिवीज़न के, राइट। और अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कितना है यूनिवर्सिटीज़ का। तो जनरली यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 6 वीक्स टू 8 वीक रहता है आपको पूरी इवेलुएट करने का आपके प्रोफाइल को। उसमें कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी जल्दी भेज देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ टाइम लगा देती हैं, 2.5 महीने भी हो सकते हैं। तो आप एक इंश्योर करें कि जब भी आप अप्लाई करें तो आप इंश्योर करें कि 5-6 महीने का आपका गैप होना चाहिए आपके इनटेक का शुरू होने का। अब एक जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जब आपका एक ऑफर लेटर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको भेज देती है तो उस टाइम आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स यूनिवर्सिटी से भेजनी होती है। तो आप वो भी अपना पहले मेंटली प्रिपेयर हों कि यूनिवर्सिटी से हम एक सील्ड स्टैंड, जैसे वैस के लिए आप भेजते हैं अपना ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री, वैसे ही यूनिवर्सिटी को भेजते हैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली अपनी जो अपनी कंट्री से यूनिवर्सिटी है उससे कैनेडियन यूनिवर्सिटी के लिए जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज योर एसओपी। ऐसे केसेस में एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और अगर आपका एसओपी एक परफेक्ट एसओपी बनता है, आपके प्रीवियस एजुकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपका जो प्रपोज एजुकेशन है वो रेलेवेंसी और एक पर्टिकुलर ट्रैक में जा रहा होगा, तो आप श्योरली 100% यू विल गेट योर वीज़ा। डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो तो लगेंगे, जो आपको एसडीएस कैटेगरी में जो फीस एंड ऑल 1 ईयर का पे करना होता है, जीएससी पे करना होता है, वो आपको पे ही करना होता है उसमें। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी कि जिन स्टूडेंट्स का गैप मोर देन 5 ईयर्स या 10 ईयर्स है और एज भी 35 तक है, या मैक्सिमम कुछ यूनिवर्सिटीज तो 40 की एज तक भी एक्सेप्ट कर लेती हैं स्टूडेंट्स, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल, तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। सो गाइज, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल अस, या हमारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करिए, आई विल असेस योर केस फर्स्ट, देन आई विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।